नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। पूरी दुनिया जो है ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के पहले दौर से अभी उभरी भी नहीं थी कि अब दूसरे दौर का युद्ध शुरू हो चुका है। और दूसरे दौर का युद्ध पहले दौर से भी ज्यादा खतरनाक, ज्यादा परेशानी करने वाला हो सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था के जीडीपी आंकड़े भी डराने वाले आए हैं। जून में जो चीन में जो दूसरी तिमाही है, माफ कीजिएगा, उसके जीडीपी आंकड़े 4.3 रहे हैं, जो अनुमानित आंकड़ों से काफी कम है। ये साल 2022 के बाद चीन की सबसे धीमी तिमाही वृद्धि है। तो दुनिया भर के अर्थव्यवस्थाओं पर अब एक बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हीं सब चीजों को समझते हैं हमारे साथ वित्तीय विशेषज्ञ विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली जी जुड़ गए हैं। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत। आपको और द स्वतंत्र के और शरद कोहली ऑफिशियल के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, चाइना को लेकर जो आंकड़े आए हैं, उसके दूसरी तिमाही के 4.3 जीडीपी के उसके आंकड़े रहे, जो बाजार के अनुमानित आंकड़ों से काफी कम है। और 2022 के बाद ये कहा जा रहा है कि ये सबसे धीमी तिमाही वृद्धि है चाइना के इतिहास में। तो किस तरह से इसे देखा जाए सर? बिल्कुल विक्रांत। युद्ध का असर जो पिछले 3 महीने युद्ध चला, 3 महीने क्या, अब तो लगभग 4.5 महीने से ज्यादा हो गए हैं जो युद्ध चला है, उसका असर अब दिखने लग गया है धीरे धीरे। जैसे जैसे सप्लाई चेन्स टूट रही हैं, जैसे जैसे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। और इसमें चाइना के इन आंकड़ों में ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइना का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट यूरोप और अमेरिका में जाता है। तो इन आंकड़ों में एक और आंकड़ा छुपा हुआ है हम्म। कि जहां इनका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जाता है, यानी कि यूरोप, 27 तो नेशन यूरोपियन यूनियन में ही हैं, उसके अलावा यूरोप के और भी कुछ नेशंस हैं, और अमेरिका, जहां से इनकी जो एक्सपोर्ट जो ये करते हैं वो डिमांड स्लो डाउन हुई। हमें ये ध्यान रखना होगा कि चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। हालांकि चाइना की आबादी हमसे थोड़ी ही कम है, हम्म। डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारी तरह है उनकी, पर उनका जो एक्सपोर्ट है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन को भी पीछे छोड़ देता है। एक्सपोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में चाइना करता है, और एक अनुमान के हिसाब से तो उनका जो कुल एक्सपोर्ट है $5 ट्रिलियन से भी ऊपर का होता है। हम्म। हालांकि देखिए, चाइना से जो भी नंबर्स आते हैं विक्रांत, उन पे मुझे व्यक्तिगत तौर पे यकीन करना बहुत कठिन होता है। पर इसमें एक अच्छी बात ये निकल कर आई कि हाँ। इस बार चाइना ने इस बात को स्वीकार किया कि 5 की एक्सपेक्टेशन थी, 4.3 आया। पर आपको सच बात बताऊं तो हकीकत इससे भी कम है। हम्म। ये आंकड़े भी पूरे ठीक नहीं है, क्योंकि चाइना बहुत पारदर्शी नहीं है इस मामले में। अगर उसने 4.3 कहा है हाँ। तो असल में ये 2 या 3 के आसपास ही है। ये ओ। मैं पहली बात आपको ये बताना चाहूंगा, असल में इससे कम है, क्योंकि चाइना या तो बताता नहीं है, और बताएगा तो कभी इतना बुरा नहीं बताएगा कि लोग उसकी तरफ देखना बंद कर दें, उसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर से यकीन हट जाए। और उसका जो दूसरा दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, और जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनने की उसकी इच्छा है, उन इन बातों में कहीं डेंट लग जाए। तो इसलिए कभी भी वो सही आंकड़े नहीं बताता। हकीकत यह है कि चाइना में बहुत मेजर स्लो डाउन है, और ये मेजर स्लो डाउन आपको बहुत सारे जो वहां पर सेक्टर्स हैं, खासकर मैं ध्यान आपका खींचना चाहूंगा रियल एस्टेट सेक्टर पे। हाँ। आपको याद होगा पीछे वहां पर सैकड़ों के हिसाब से मकान जो हैं बिना बिके हुए, अपार्टमेंट्स खड़े हैं, लोगों ने बुक कराए हुए हैं, पर लोग आगे की उसकी किस्त नहीं दे रहे हैं। लोग उनको लेना ही नहीं चाहते, उन्होंने छोड़ दिया, वो जो पैसा दिया था वो भी छोड़ दिया है। तो वहां का रियल एस्टेट सेक्टर हिल गया है। उससे पहले आपने सुना होगा वहां का बैंकिंग सेक्टर हिला था। वहां छोटे छोटे बैंक जो चाइना के दूर दराज के इलाकों में थे, उसमें कुछ बैंक्स बंद होने की भी खबर आई थी। इससे पहले जैक मा की जो कंपनी थी अलीबाबा, हाँ। उसमें भी खबरें आई थी। तो चाइना का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बहुत यूनिक है। वैसे चाइना को रूल करती है कम्युनिस्ट पार्टी, सीसीपी कहते हैं उसको, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। पर जो उनका स्ट्रक्चर अब बनता जा रहा है वो कैपिटलिस्ट बनता जा रहा है, जी। यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को रूल करती है सीसीपी। हालांकि म्यूनिसपालिटी। कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर भी अपनी जगह है, क्योंकि वहां पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि जैकमा को छोड़ के हाँ। कोई भी व्यक्ति वहां का दुनिया का सबसे बड़ा अमीर है, तीसरा। आप सोचिए, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, वहां पर आज तक किसी वहां पर ऐसे अमीर का नाम नहीं सुनाई देता। जैसे अमेरिका में जेफ बीजोस है, बिल गेट्स है, इलॉन मस्क है, लैरी पेज है, इस टाइप के आपको लोग वहां नहीं सुनाई देंगे। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी भी होती है, जैसे भारत की है। भारत में अंबानी है, अडानी है, टाटा है, बिरला है।
फ्रांस में बर्नार्ड आर्नल्ड है, आपको ये चीज एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी में नहीं सुनाई देती। तो एक चाइना की बड़ा अजीब सा आर्थिक स्ट्रक्चर है, कम्युनिस्ट पार्टी है, रूल कर रही है, पर कुछ कुछ कैपिटलिस्ट भी है, पर फिर भी कैपिटलिस्ट को इतना बड़ा नहीं हुआ दिया जाता कि वो वहां का अमीर बन जाए या उसका नाम आए। वहां सरकार ही अपने आप को सुप्रीम रखना चाहती है। तो इस सबके बीच वहां पारदर्शिता नहीं रहती है। कौन सा बिजनेसमैन वहां बड़ा हुआ और उसको किडनैप कर लिया गया, वो गायब हो गया, वो उसके बाद उसका पता ही नहीं चला, फिर कुछ दिन बाद आया, उसके बिजनेस का क्या हुआ, उसके बिजनेस में चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ने, सीसीपी ने अपने अपने नुमाइंदे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट कर दिए। ये सब खबरें वहां से आती रहती हैं। तो इसलिए हकीकत इससे भी बहुत बुरी है। और ऐसा लग रहा है कि चाइना इस पूरे युद्ध में बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालांकि वो बहुत चुप बैठा रहा, उसने युद्ध में अपना स्टैंड, बीच में खबर आई थी ईरान को कुछ मदद करने की, पर उसके अलावा युद्ध में चाइना के बारे में कुछ सुनाई नहीं दिया। इनफैक्ट चाइना चाहता था कि युद्ध चलता रहे, जिससे अमेरिका कमजोर पड़े, और अमेरिका कमजोर पड़ने से चाइना अपने आप जो है उभर के आ जाएगा। पर उसका ऐसा सोचना, मुझे लगता है उसको खुद के लिए जो नुकसान हो रहा था वो चुपचाप वो सहता जा रहा था, क्योंकि उनको भी फ्यूल की दिक्कत आई, फ्यूल सप्लाईज में जब दिक्कत आई, हाई फ्यूल प्राइसेस, चाइना भी बहुत निर्भर है, ईरान से रशिया से तेल लेता है, उनको भी दिक्कत आई, इन्फ्लेशन वहां पर भी चढ़ी होगी। मैं होगी इसलिए कह रहा हूं हाँ, क्योंकि वो बताते नहीं है। अब बिल्कुल। बताएं, अब भारत के तो आंकड़े पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, अमेरिका से आते हैं पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं। हालांकि अमेरिका में भी आजकल आंकड़ों में काफी काफी जो है छेड़ाखानी करी जा रही है, पर चलिए कम से कम आते हैं। पर यहां पर आपको महंगाई का नहीं पूरा पता लग पाता है, यहां पर कितनी लोगों की नौकरियां गई, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स कभी निकल के नहीं आते हैं चाइना से, कि कितने लोग बेरोजगार। इतनी बड़ी आबादी, 130 करोड़, 125-30 करोड़ की आबादी, उसमें मालूम नहीं। अच्छा, चाइना की पॉपुलेशन की नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, हाँ, वहां पर एजिंग पॉपुलेशन है, लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं अब। तो वो गिरती हुई पॉपुलेशन का क्या असर हो रहा है ये आपको पता नहीं लगता है। चाइना की टैक्स कलेक्शंस का फिगर का आपको पता नहीं लगता है। चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, कभी कभी वो निकाल देते हैं, पर वो जब मर्जी होती है तब निकालते हैं। कुल मिला के चाइनीज इकोनॉमी स्लो डाउन है। और आपको सच बताऊं तो यही हाल अमेरिका का भी है। हम्म, आंकड़े आंकड़े कुछ और बताते हैं, वो एक अलग बात है, पर हालत इस समय खराब है। और ये चाइना के ये आंकड़े जो भी आए हैं, अब अगर मान भी ले हम, चलिए 5 की उम्मीद थी, 4.3 आए 2022, पिछले 4 साल में सबसे कम नंबर्स उन्होंने बताए हैं। अगर हम इन आंकड़ों को सच भी मान ले, तो ये यूरोप और अमेरिका का जो रिसेशन जिसकी मैं बार बार बात करता था, जी, उसके ऊपर ये मोहर लगा देता है। क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जो है चाइना का इन दो जगहों में होता है, बल्कि इन दो जगह क्या, बाकी जगह भी जो चाइना का होता है, चाइना का एक्सपोर्ट स्लो डाउन। ऐसी खबरें आई चाइना से कि वहां के जो पोर्ट्स हैं, वहां पर कंटेनर के कंटेनर भरा हुआ सामान पड़ा है, और वो शिप पे जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऑर्डर्स या तो कैंसिल हो गए हैं, या ऑर्डर्स जिस रफ्तार से आ रहे थे है नहीं। पर यह है कि एक कहावत होती है, हाथी कितना भी पतला हो जाए भैंस तो रहता ही है। क्योंकि इतनी बड़ी है चाइना की अर्थव्यवस्था कि कुछ ऑर्डर कैंसिल भी हो जाते हैं, कुछ स्लो भी होता है, तब भी बहुत एक्सपोर्ट होता है। चाइना प्लस वन पॉलिसी दुनिया ढूंढ रही है। तो चाइना की ये स्लो डाउन जो है, ये दुनिया के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये वैश्विक वैश्विक मंदी जिसकी मैं बार बार बात करता था, उसकी तरफ इशारा कर रहा है, कि हाँ, वो वैश्विक मंदी धीरे धीरे कर कर आ रही है। पर शर्त यह है कि देश जहां मंदी आ रही है वो सच बोलें, हम्म, वो सही बताएं। मैंने भी जो अपना शरद कोहली ऑफिशियल चैनल पे इस जी, बारे में वीडियो डाला था कि एक मैंने नया चैनल भी लॉन्च किया है इंग्लिश का, अच्छा, उसका नाम है द शरद कोहली शो। ओ, तो जो लोग इंग्लिश, मुझे बहुत सारे मैसेज आते थे कि साहब कुछ हाँ, लोग इंग्लिश के हैं, साउथ इंडिया से हैं, कुछ लोग फॉरेन से हैं, कुछ यहाँ नॉर्थ इंडिया में भी जो लोग इंग्लिश में सुनना चाहते हैं। तो हाँ, इंग्लिश में चैनल लॉन्च हुआ, अभी उस पे हफ्ते में एक ही वीडियो अभी आया, इस हफ्ते हाँ, दूसरा जाएगा, पिछले हफ्ते ही लॉन्च हुआ है। अच्छा, बहुत बहुत उसमें शुक्रिया उसमें सर। मैंने, हाँ, हाँ, उस पे मैं सबसे गुजारिश करूंगा, अगर आप इंग्लिश में इकोनॉमिक एनालिसिस सुनने के शौकीन है, तो आप द शरद कोहली शो उसका नाम है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी बहुत नया चैनल है। उस पे जो पहला वीडियो मैंने डाला है हाँ, विक्रांत, वो ठीक इसी टॉपिक पे डाला है, कि एक नया और खतरनाक ट्रेंड दुनिया में शुरू हो गया है। हाँ, ये विकसित देश जो अपने आप को कहते हैं, ये अपने आप को अब रिसेशन में दिखाते नहीं है, हाँ, दिखाते नहीं है, इन्वर्टेड कॉमर्स में कर रहा हूं, होते हैं, दिखाते नहीं है। इसी बात का पूरा एक एक विश्लेषण किया है 7-8 मिनट का। तो हाँ, जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उसको वो सुन सकते हैं। बहुत नया चैनल है, मैं उम्मीद करता हूँ 1-2 साल में ऐसे लोग इसमें जुड़ेंगे जो कि इंग्लिश में सुनना चाहते हैं, इसलिए मैंने नंबर ऑफ वीडियोस भी कम रखे हैं। खैर, वापस आते हैं। तो चाइना का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, वो जैसे मैंने बताया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और मैं उस दिन की इंतजार कर रहा हूं विक्रांत, जिस दिन
हम चाइना के असली आंकड़े निकाल पाएंगे। चाइना से सोने चांदी वगैरह की खबर तो हम बहुत पता लग जाती है, हाँ। पर चाइना के जो आर्थिक आंकड़े हैं वो नहीं पता लग पाती। बहुत ही वहां की जो पॉलिट ब्यूरो है बहुत एयर टाइट है इस मामले में, और शी जिनपिंग तो अपने आप को लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट बना के बैठे हैं। जब तक वो हैं उनको कोई हिला नहीं पाएगा। चिंता की बात है हाँ। वैश्विक, और ये युद्ध छिड़ चुका है। सोने पे सुहागा युद्ध दोबारा छिड़ चुका है, और अब की बार कोई अंत नहीं नजर आ रहा। कल मैं एक राष्ट्रीय चैनल पे डिबेट पे था, डिबेट क्या डिस्कशन था जी। इसी मुद्दे पर। तो इस बार जो युद्ध में ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इस बार कोई मध्यस्थता करने भी नहीं आ रहा है। हाँ। पाकिस्तान जैसा नकारा मुल्क झूठ मूठ ही सही एक बैंक्वेट हॉल ही प्रोवाइड करना से कुछ नहीं आ रहा है। वो कोई रोल कोई है ही नहीं इस बार। ऐसा लग रहा है लोग कह रहे हैं कोयले की दलाली में मुंह काला, कौन इनके बीच में पड़े ना। डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ रात को बोला, कल हमने हफ्ता वसूली पे बात करी थी, वसूली और वसूली अड्डा बताया था उसको। और हाँ। देखिए रात को पलटी मार दी उन्होंने, नहीं हाँ। नहीं मैं ये लगाना ठीक नहीं है, ये हाँ। टोल टैक्स लगाना और ये कट लेना वहां पर ठीक नहीं है। इससे बेटर तो ये है मिडिल ईस्ट के नेशन हमारे देश में आके निवेश इन्वेस्ट करें। करेंगे। किस प्रकार की जिन देशों ने विक्रांत अपनी भूमि दी उनके अमेरिकन हाँ। बेसिस को, जिन देशों ने अपनी जमीन दी, अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कि आप बेस बनाइए, उन्हीं से ये वसूली करना चाहते हैं। हाँ। जिन्होंने अपनी इकोनॉमी खत्म कर दी, यूएई की इकोनॉमी इन्होंने खत्म कर दी है। वहां के दुबई में प्रॉपर्टी और टूरिज्म दो ही चीज होती थी, दोनों की दोनों खत्म हो चुके हैं। जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, आज आप वहां जाने में 20 बार पहले सोचेंगे और आप कैंसिल कर देंगे अपने ट्रिप को। वहां 1 करोड़ भारतीय काम करता है इस मिडिल ईस्ट में। सोचिए उनका क्या होगा। मर रहे हैं लोग, सी फेयरर्स मर रहे हैं। और जिन लोगों ने अपनी इकोनॉमी दांव पे लगा दी, उन हम्म। लोगों को कहते हैं आप आके वहां पर मेरे यहाँ आकर निवेश करो। बहुत ही अजीब और गरीब बात लगती है। ऐसा लगता है कोई माफिया रूल कर रहा है जब हफ्ता वसूली जो होती है वो हफ्ता वसूली मुझे लग रही है। और दुनिया जो है बहुत ही खतरनाक मोड़ पे खड़ी है। रशिया यूक्रेन भी बहुत घमासान हो चुका है, और इसमें इस बार पहली बार रशिया परेशान दिख रहा है हाँ। यूक्रेन के हमलों से। सोचिए रशिया जैसी मिलिट्री सुपर पावर यूक्रेन के हमलों से परेशान दिख रही है। उसके यहाँ लगातार उसकी रिफाइनरीज पर हमले एक के बाद एक किए जा रहे हैं। और कल उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरोव, उनको प्रेस के सामने उन्होंने ये बयान दिया है कि यूक्रेन एक आतंकवादी देश है। तो हम्म। उन्होंने ये कह दिया कि क्योंकि यूक्रेन हमारी ऑयल रिफाइनरीज पे हमला कर रहा है। तो बहुत ही खतरनाक मोड़ पर इस समय दुनिया खड़ी हुई है, और इसका सीधा सीधा आर्थिक और इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने तो कल चैनल पे ये भी कहा कि लोगों को फिर एक बार थोड़ी सी कंजूसी शुरू कर हाँ। देनी चाहिए, क्योंकि 85-86 डॉलर से ऊपर जो ये क्रूड खड़ा है, ये आपकी जेब पर फिर, और रुपया 96 से ऊपर चला गया है, ये हम्म। आपकी जेब पर फिर एक बार असर डालना शुरू कर देगा। बिल्कुल। सर, जो आपने चाइना में रियल एस्टेट की बात की, वो निश्चित तौर पर उनके लिए बड़ी चिंता की बात होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में वहां करीब 18% की गिरावट देखी गई है। तो 18% तो बताया ही जा रहा है, तो आंकड़े जैसे आप कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। इससे भी ज्यादा है। मुझे जो लास्ट रिपोर्ट मिली है चाइना में रियल एस्टेट सेक्टर के स्ट्रेस में होने की, वहां 40% की मिली है कि अच्छा। 40% लोगों ने अब प्रॉपर्टी में निवेश करना वहां पर बंद कर दिया है। और जिन लोगों ने अपार्टमेंट्स अपने शंघाई के आप आउटस्कर्ट्स में चले जाएं, बीजिंग के आउटस्कर्ट में चले जाएं, गुआंगडोंग के आउटस्कर्ट में चले जाएं, वहां पर आपको आपको लाइन से हाई राइज अपार्टमेंट मिलेंगे जो ऐसा लगता है अबैंडन्ड है, उनको लोग छोड़ के चले गए हैं। हम्म। कुछ आधे बने हुए हैं, कुछ रेडी टू मूव इन है। 40% के आसपास ड्रॉप है विक्रांत। सही नंबर आता नहीं है। हाँ। हम भी मैं और मेरी टीम भी इसको ढूंढ ढूंढ के कुछ सिम्टोमेटिक तरीके से, कुछ हम्म। आंकड़े निकाल के, कुछ न्यूट्रल डेटा सोर्सेज में जाके हम निकालने की कोशिश करते हैं। हालत बहुत भयावह है चाइना में, और कभी चाइना आपको सार्वजनिक तौर पर आके ये नहीं बताने वाला है। हम्म। सर बिल्कुल। और चाइना, क्योंकि चाइना और भारत आबादी के मामले में लगभग एक जैसे हैं, जो इंटरनल जो अंदरूनी देश की कंजम्पशन है वो काफी बचा कर रखती है अर्थव्यवस्था को। लेकिन सर, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स आया WPI जून के महीने का महंगाई को लेकर, तो वो भी बड़ा चिंता करने वाला है। 9.87%। तो हमने देखा कि रिटेल इन्फ्लेशन भी बढ़ा काफी, और अब WPI भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, 10 के आसपास का होलसेल प्राइस इंडेक्स। बाय द वे इसकी शक्ल बदलने वाली है, होलसेल इसको अब पीपीआई कहा करेंगे। अच्छा। प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स इसका नाम होने वाला है जल्द ही। पर होलसेल प्राइस इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। और ये होलसेल प्राइस इंडेक्स, मैं ये भी बता दूं कि इसका असर रिटेल प्राइस इंडेक्स पे आने वाले महीनों में आपको दिखाई देगा। ये होलसेल से धीरे धीरे हम रिटेल की तरफ बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आया है। हम्म। और डब्ल्यूपीआई में भी
ज्यादा चिंता जैसे सीपीआई में आई है 4.38 आया, उसमें भी ट्रांसपोर्ट और फूड, ये दो सेक्टर्स ने परेशान किया है। ट्रांसपोर्ट ने पेट्रोल डीजल की प्राइसेस की वजह से, और फूड ने ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। जैसे हमने कल बात की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई और ज्यादा आई है, और ये होलसेल प्राइस इंडेक्स का ज्यादा आना इस तरफ इशारा करता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीनों के जो रिटेल प्राइस आंकड़े होंगे वो अभी भी बहुत आपको कंफर्ट लेवल में नहीं दिखेंगे। हालांकि 2 और 6 के बीच में आरबीआई का टॉलरेबल रेंज है, उसमें अब ये मीडियन को पार कर गया है। तो खतरनाक तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की आशंका फिर जताई जा रही है कि इंटरेस्ट रेट ऐसे में बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि महंगाई को आप बढ़ने नहीं दे सकते हैं किसी भी हालत में। और मैं एक अर्थशास्त्र में सिद्धांत बता दूं हमारे चैनल्स के फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को, कि अर्थशास्त्र में एक बहुत ही राज वाला सिद्धांत होता है कि अगर रिजर्व बैंक को ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज और इन्फ्लेशन कंट्रोल, हाँ। इन दो बातों में चुनना हो, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो क्या होता है, महंगाई तो लगाम लगती है पर उससे जीडीपी पे ब्रेक लग जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जीडीपी पे ब्रेक लगाई जाए, या पहले इंटरेस्ट रेट्स को पहले महंगाई को काबू में किया जाए। तो ऐसी जब असमंजस की, दुविधा की परिस्थिति खड़ी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने, तो पहले हमेशा महंगाई को लगाम देने पर ध्यान दिया जाता है। हम्म। तो आरबीआई को भले ही भारत की ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो, पर उनको अगर इसी तरफ रफ्तार से बढ़ती रही तो आने वाली एमपीसी में आपको हॉकिश स्टैंस, जिसको हम बोलते हैं हॉकिश स्टैंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एमपीसी का आएगा, जिसके अंतर्गत अगली में नहीं तो उससे अगली में इस साल आपको इंटरेस्ट रेट्स फिर एक बार बढ़ते हुए दिखेंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है पैसे का महंगा होना, पैसे का महंगा होने का मतलब है कि आपका जो बिजनेस एक्सपेंशन है, न्यू बिजनेस है, और जीडीपी की ओवरऑल रफ्तार पर लगाम लगना। सर, चीन की ये जो अर्थव्यवस्था की जो खबर है, इसको किस तरीके से सोने के लिहाज से देखा जाए? क्योंकि कमजोर अर्थव्यवस्था जो है वो सुरक्षित निवेश, सेफ हेवन की मांग को तेज करती है, बढ़ाती है। तो क्या गोल्ड पर किस तरीके का असर इस इकोनॉमी की खबर से पड़ने की संभावना? गोल्ड के लिए ये मैं समझता हूँ एक अच्छा डेवलपमेंट है। मंदी आना तो कहीं पर भी अच्छा नहीं होता, पर गोल्ड गोल्ड के लिए अच्छा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ऐसे में जब मंदी आती है, और चाइना में तो वैसे ही भर भर के गोल्ड खरीदा जा रहा है, आपको मालूम ही है, रिटेल निवेशक भी, सरकार भी भर भर के गोल्ड खरीद रही है। तो जब जब मंदी आती है दुनिया में, तो तब तब गोल्ड पे लोगों का विश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे में उनको लगता है कि गोल्ड एक सुरक्षित निवेश है और इसकी कीमत आगे बढ़ेगी। गोल्ड से संबंधित एक और खबर भी विक्रांत निकल कर आई कल अमेरिका से। केविन वॉश ने टेस्टिमनी दी। उस हाँ। टेस्टिमनी में उन्होंने उन्होंने मिक्स टाइप के कुछ कमेंट्स दिए कि हाँ। महंगाई को हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, महंगाई को हम बढ़ने नहीं दे सकते, महंगाई की परिस्थिति कुछ सुधर सकती है। इस प्रकार के उन्होंने मिले जुले कमेंट दिए। उसके बाद सोना जो $4,000 से नीचे, ये डॉलर इंडेक्स की हाँ। वजह से हो गया था, वो $4,000 के ऊपर गया। एक समय तो $4,080 भी पहुंच गया था। अब इस समय हम बात कर रहे हैं, बाय द वे टाइम बता दें हमारे दर्शकों को, कि इस समय लगभग 12 बजे से थोड़ा पहले का समय है, और आज 15 जुलाई का दिन है। तो इस समय सोना लगभग 4, 4,500, 4,050 के बीच में घूम रहा है। चांदी भी इसी प्रकार, भारतीय रुपए में बता देते हैं, 2,25,000 प्रति किलो के हिसाब से, सोना 1,41,000 प्रति 10 ग्राम के हिसाब से इस समय चल रहा है। थोड़ा सा सुधार हुआ। और डॉलर इंडेक्स जो 100 से 101 से ऊपर पार कर गया था, इस समय जब हम बात कर रहे हैं डॉलर इंडेक्स लगभग 100.8 के आसपास आया है। थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। बॉन्ड यील्ड्स अभी भी 4.5 से ऊपर बनी हुई है, 4.55 और 4.6 के बीच में है। और थोड़ा सा कहीं 4.6 के ऊपर थी, अब 4.55। तो हल्का सा करेक्शन आया, उतना ही हल्का सा करेक्शन सोने में आया, जो $4,000 से नीचे से उठ के $4,000 के ऊपर के आ गया। और जो हम बार बार मैं बोल रहा हूँ कि $4,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट हाँ। पॉइंट इस समय टेक्निकल चार्ट्स पर। हम लोग टेक्निकल चार्ट भी प्लॉट करते हैं। मैं हाँ। उसके बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं करता हूं विक्रांत, के वो, जैसा मैंने आपको कहा था, सोने चांदी के कोई बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स नहीं होते हैं। तो हम चार्ट को, एक प्राइस मूवमेंट होता है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो टेक्निकल चार्ट पे जो लोग रुचि रखते हैं उनको बता दो, $4,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब इस $4,000 को सोना तभी तोड़ पाएगा नीचे की तरफ, अगर कोई बहुत बड़ी ऐसी खबर आ गई जो सोने के खिलाफ हुई। तो वरना $4,000 का सपोर्ट बार बार नीचे जाता है और बाइंग आती है, $4,000 के ऊपर आ जाता है। तो इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा सपोर्ट पॉइंट सोने के लिए 4,000। ऐसी इसी प्रकार चांदी के लिए
अगर हम भारतीय रुपयों में बात करूं तो 2,20,000 2,15,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट है। इंटरनेशनली देखें तो हम $55 के आसपास का मोटा मोटा ले एक सपोर्ट पॉइंट बना हुआ है, जिसके नीचे चांदी जाती है तो फिर बाइंग आती है, फिर वो 60 की तरफ चल देती है। तो लॉन्ग टर्म नजरिया सोने चांदी का अभी वैसे का वैसे ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो लॉन्ग टर्म हम बातें करते हैं अक्सर आपके हम इन दोनों चैनल्स पे, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वैसे का वैसे ही बना हुआ है। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये दे रहा है इस समय, जो लोग उसमें शौक रखते हैं। सर एक अंतिम सवाल बाजार को लेकर भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही हॉर्मोज पर हफ्ता वसूली ना करने का ट्रंप ने ऐलान किया, क्योंकि कभी वो एक दिन पहले बयान देते हैं कि वसूली करेंगे, अगले दिन कहते हैं कि नहीं वसूलेंगे, तो बाजार ने थोड़ा पॉजिटिविटी आज दिखाया उस बयान के बाद। बिल्कुल, बाजार तो बच्चा है, छोटी छोटी बातों पर ट्रंप सपेरे हैं हाँ। और वो बीन बजाते हैं, बाजार नाचते हैं, सोने चांदी के बाजार नाचते हैं, शेयर बाजार नाचता है। बिल्कुल बाजार ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। चलो भाई, अब आप देखिए ना, अब इससे कौन कमा सकता था? हाँ। अगर मैं ऐसी स्टेटमेंट दूं उसके बाद बाजार दुनिया भर के ऊपर चढ़ जाए, तो मैं तो आई कैन, एक इंग्लिश में हम बोलते हैं, यू कैन अर्न एट विल। आप हाँ। जब चाहे उतना कमा सकते हैं। हाँ। ये बात और है, अंतिम में नियति के हिसाब से उतना ही बचता है जितना आपकी किस्मत में आना हो। बट यू कैन स्टार्ट अर्निंग एट विल इस तरीके से। अपना ये रात कल बोला 20% लेंगे, आज बोला चलो चलो नहीं लेते हैं। तो हाँ। बाजार बिल्कुल उसको कर रहा है। पर अभी बाजार को कोई एक, क्योंकि बमबारी दोनों तरफ से जारी है, लड़ाई बिल्कुल चल रही है, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, इन पर अटैक्स जारी हैं। हम्म। अमेरिका के लगातार अटैक्स जारी हैं। फिर राष्ट्रपति ट्रंप को पलटी मारेंगे, फिर कह रहे थे बातचीत के लिए आगे आए तो हम रोक सकते हैं, वरना तो हम अब ठोकेंगे ही ठोकेंगे, अब तो हम बम गिराएंगे गिराएंगे। मालूम नहीं कहाँ कहाँ वो इस युद्ध को ले जाना चाहते हैं। फिर कहते हैं 2-3 हफ्ते तक अभी और चलेगा। इस प्रकार के बयान आते हैं, लोगों को यकीन होता नहीं है। पर मुश्किल ये है कि यकीन करना भी पड़ता है, क्योंकि हम्म। और कोई चारा भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने युद्ध छेड़ रखा है, उसकी बातों को यकीन करना भी पड़ता है, जबकि यकीन करने का मन भी नहीं करता है। तो बहुत ही विकट परिस्थिति है इस समय। हाँ। और भारत की परिस्थिति, इंटरनली बात करूं, लोग ज्यादा इंटरेस्टेड उसमें होंगे। भारत की परिस्थिति मिली जुली सी है, हाँ। क्योंकि यहाँ पर भी इन्फ्लेशन के आंकड़ों को तो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। टैक्स कलेक्शंस यहाँ कल बड़ी अच्छी आई, 15-16% टैक्स कलेक्शंस बढ़ के आई। मुझे किसी चैनल ने कर इंटरव्यू किया इस पे, टैक्स कलेक्शंस पे, तो मैंने उनको बताया क्योंकि ये रिटर्न फाइलिंग सीजन होता है और कॉर्पोरेट्स का एडवांस टैक्स का डेट होती है 15 जून की, उसकी वजह से टैक्स कलेक्शन इस पर्टिकुलर क्वार्टर में बढ़ के आती है। पर अच्छी बात है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रेजिलियंस बताती है। मेरे से बार बार एक सवाल पूछा जाता है, जाते जाते बता दूं विक्रांत जी। आपको, जी। बार बार एक सवाल पूछा जाता है कि जब हमारी जीडीपी इतनी 6.5-7% से बढ़ रही है, हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे यहाँ पर लोगों को, हमारे यहाँ पर गरीबी क्यों है, हाँ। हमारे यहाँ पर बेरोजगारी क्यों है? और ये सवाल मेरे से सबसे पहला सवाल होता है जितनी मैं बिल्कुल। पॉडकास्ट करता हूँ। तो मैं जो जवाब देता हूँ, जाते जाते एक लाइन में जवाब दे देता हूँ। और मेरा ये जवाब, मैं संजीव सान्याल को भी सुन रहा था, जो प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया, खैर वो जाने। मेरा जो आर्थिक आकलन कहता है कि भारत की जीडीपी का स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि जब यहाँ ग्रोथ होती है तो समाज के सब वर्गों को एक जैसा लाभ नहीं मिल पाता है। हाँ। कुछ वर्ग होते हैं जो जीडीपी का मैक्सिमम लाभ ले जाते हैं, हाँ। कुछ वर्ग होते हैं जो मैक्सिमम से थोड़ा कम ले जाते हैं, कुछ वर्ग होते हैं जो मॉडरेट लाभ ले जाते हैं, कुछ वर्ग होते हैं जो बहुत कम लाभ ले जाते हैं, हाँ। और कुछ वर्ग ऐसा भी होता है जो बिल्कुल लाभ बिल्कुल नहीं ले। नहीं ले पाता है। तो ये इस प्रकार जीडीपी को ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं। पर हाँ, कालांतर में अगर जीडीपी 8% से लगातार 15-20 साल तक बढ़ती जाए, हम्म। तो फिर पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति को भी कुछ ना कुछ उसके जीवन स्तर में बदलाव आना शुरू हो जाता है। ये जवाब मेरे से जब पूछा जाता है, मैंने सोचा कि हम हाँ। इन चैनल्स पे भी इस जवाब को मैं बिल्कुल। जरूर दूं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप जुड़े और इन तमाम चीजों पर चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।